प्रतिष्ठित चित्रकारों ने कोई 40 रागों में से किसी भी एक राग के अत्यंत समरूप चित्र बार बार बनाए थे। क्लास एबेलिंग रागों के चित्रण में उस समय जब संचार साधन एकदम अविकसित थे, यह समरूपता कैसे संभव हुई होगी, इस प्रश्न पर कला आलोचक बार बार विचार करते रहे हैं। एक मान्यता यह है कि ध्वनियों के अलग अलग अपने निश्चित आकार होते हैं, जिससे एक तरह की स्वर लहरी कान में पड़ने से एक ही प्रकार की आकृतियाँ मन में उभरती हैं। इतना तो व्यवहारिक रूप में हम भी लक्षित कर सकते हैं कि समूह गान या वाद्य नृत्य को निर्देशित करते समय उसके संचालक जब लिखित स्वर लिपियों का प्रयोग नहीं करते होते, उस समय अपने हाथ के चालन से ही मानो संगीत की आकृतियों का निर्माण करते हैं। संगीत की धुन और संचालक द्वारा हाथ के चालन से निर्मित आकृतियों में अद्भुत साम्य होता है। जो तो रागमाला चित्रों की निर्माण प्रक्रिया के पीछे या ध्वनियों की आकृति महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। फिर इन चित्रों के साथ साथ बहुत बार रीतिकालीन कविताएं अलंकृत लिखावट में दी गई हैं। एबेलिंग का मानना है कि इस शैली के प्रथम चित्रकारों ने चित्रांकन के लिए सुराग रागमाला संबंधी कविता में वर्णित बिंबों से प्राप्त किए होंगे। बहरहाल अपने तीनों अर्थों में वर्ण का स्वर, सुर और रंग का विलक्षण संगम रागमाला चित्रांकन में संभव हुआ है, जिससे आदिकालीन कविता में लय संबंधी प्रबल पक्षधरता आसानी से समझी जा सकती है। संगीत के सानिध्य में रीतिकालीन कवि अपने कवित्व सवैयों की बंदिश में जो भक्तिकालीन पदों की भांति मूलतः गे नहीं है, लय का विधान कैसे करता है यह देखने की बात है। छंद के हर चरण विशेषतः अंतिम में व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में अर्थ के विराम संगीतात्मक लय के एकदम समतुल्य बैठते हैं। सवैया में विशेषता पढ़ने की दृष्टि से गुरु लघु का आग्रह कठोर नहीं है। बिहारी ने छोटे से छंद दोहे में और सेनापति मतीराम देव पद्माकर तथा ठाकुर ने कवित्व सयोयों में बराबर इस लय को अपने विधान के केंद्र में रखा है, जिससे रीतकालीन कविता में तन्मयता है। उर्दू शायरी की तरह वैचारिक या दार्शनिक बेचैनी नहीं। उदाहरण के लिए कुछ छंद के अंतिम चरण को लिया जा सकता है। नाव सुनत हम गहें तनु और मनु और बिहारी, पानी अमल की झलक झलकन लागी, काई सी गई है लरिकाई कड़ी अंगते मतीराम। मेरे जान पौनो सेरी ठौर को पकड़ी कौनो, घरी एक बैठे कहूँ घामे बितवत है सेनापति। पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें धरणी में धसो की आकाशहीं चीरो गणानंद। भरी रही भनक भनक तार तारन की, तनक तनक तामे झनक चुरीन की देव। इन चरणों की बनावट में आसानी से देखा जा सकता है कि लगाए हुए विभाजक चिन्ह वाक्य विधान को जहाँ स्पष्ट करते हैं, वहीं छंद की यति के सूचक भी हैं। अंतिम उदाहरण में तो छंद में वर्णित रस की पूरी लय ही जैसे अंत तक मूर्तिमान हो गई है। अनुप्रास और यमक अपने अक्षय रूप में इस लय को समृद्ध करते हैं। अपने घटिया इस्तेमाल में वे भले चमत्कार और कौतुक के उपकारक हों, रीतकालीन कवित्व सयोयों की बनावट में यह लय शास्त्रीय संगीत के समतुल्य उत्तरोत्तर सघन होती जाती है और अंतिम पंक्ति में उसकी सहज निष्पत्ति प्रस्तुत होती है। रीतकालीन काव्य में संगीत का यह गुण उसमें तन्मयता और अनुभूति प्रवणता को बढ़ाता है, कुछ वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय मौखिक संगीत विचार को परे रखकर अपनी अनुभव सघनता में अस्पृणीय है, पर स्वयं संगीत के समक्ष यह सारा चित्रण और कविता अपर्याप्त लगने लगती है। हवा और पानी की तरह उसका भी कोई स्थानापन्न नहीं। भाषा एक समय जबकि संगीत के स्वर समुद्र से निकाले मोती की तरह प्राकृतिक हैं, और संगीत के विस्तार विधान में इसे नैसर्गिक उपकरण से अधिक खास कुछ लगता नहीं। संगीत
की ही यह क्षमता है कि वह भाषा तथा चिंतन को अस्थायी तौर पर स्थगित कर देता है, उसी अवधि में उन्हें नवीकृत और समृद्ध बनाता हुआ। हिंदी रीति काव्य के विकास में कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान देखा जा सकता है। संस्कृत का काव्यशास्त्र प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगारी और मुक्तक परंपरा, मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य और उत्तर भारत के मंदिरों तथा दरबारों में विकसित शास्त्रीय संगीत, इन सबका रचनात्मक संपर्क रीति काव्य में हुआ। तब यह स्वाभाविक था कि इन कवियों के लिए मौलिकता का एक ही क्षेत्र सूक्ष्म परिकल्पना रह जाए। आश्रयदाता की प्रशंसा तथा श्रृंगार वर्णन के समय बहुत बार यह परिकल्पना अतिरंजिता के आवेश में ऊहा का रूप धारण कर लेती है। ऐसे पदों का अब दस्तावेजी महत्व है, पर बहुत जगहों पर यह परिकल्पना आत्मीय अनुभूति में डूबकर अनुपम काव्य लय की सृष्टि करती है, जो रीतिकाल की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। पंडितों के अलावा ऐसे छंद ग्रामीण अंचलों तक के मध्यवित्त परिवारों में लोगों को कंठस्थ रहे। हजारा जैसे संकलन इसके कारण और प्रमाण हैं। उनके गृहस्थ जीवन में सास जिठानी, देवर देवरानी, नंद नंदोई के अनुशासन और आकर्षण बराबर बने रहे। रीतकालीन कवि शास्त्रकार या कि आचार्य कवि थे, यह सुविदित है। इस पर भी आलोचक एक मत हैं कि इनकी मौलिकता काव्य पक्ष में है, आचार्यत्व में नहीं, और हिंदी कविता के इतिहास के लिए यह अच्छा ही है, क्योंकि यदि आचार्यत्व की मौलिकता होती तो फिर इन्हें हिंदी आलोचना और काव्यशास्त्र के संदर्भ में देखा परखा जाता, कविता के संदर्भ में नहीं। आलोचना के लिए संवेदना कवि की हो पर वृत्ति अध्यापक की। आलोचना के लिए संवेदना कवि की हो पर वृत्ति अध्यापक की, तो व्यक्तित्व की संश्लिष्टता अधिक स्मरणीय होगी। जैसे आधुनिक साहित्य चिंतन के क्षेत्र में सर्वत्र दृष्टव्य है। रिचर्ड एम्परसन, बैडले, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे व्यक्तित्व के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। हिंदी रीत का परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, इस संबंध में कई दृष्टिकोण उपस्थित किए गए हैं। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम, रचनाकार 1541 ईस्वी का नाम पहले आता है। कृपाराम की रचना हितरंगणी। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी और आगे अखंड परंपरा चलाने के विचार से चिंतामणि का रचनाकाल 1643 ईस्वी के आसपास। रीत काव्य धारा अधिक सजग और व्यवस्थित रूप से चलने के कारण यहाँ परिवर्तन की बात कुछ अधिक स्पष्ट रूप से उठती है। कई काव्यशास्त्रीय पक्षों और प्रबंध तथा मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण भक्ति से रीत काव्य धारा में रूपांतरण का श्रेय अधिकतर केशवदास को दिया जाता है। वे कालक्रम से भक्ति काल में है, पर प्रवृत्ति की दृष्टि से रीत काल में। वस्तुतः मध्यकालीन काव्य में केशवदास की स्थिति बहुत कुछ उनके पांडित्य और तज्जन आतंक के कारण है। काव्य रचना के स्तर पर उनका सफल कृतित्व कम है। रीत काव्य की कमियां यहाँ अधिक हैं, उपलब्धियां कम। इसका प्रमाण उनकी काव्य भाषा का रूप है, जो व्यवहारिक व्यवस्था और सृजनात्मक क्षमता दोनों दृष्टियों से अस्त व्यस्त और उखड़ा पुखड़ा है। कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, जहाँ छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता, वरन उसे नष्ट कर देता है। बहुछंद की जो प्रतिज्ञा केशवदास ने की है, वह काव्य के लिए नहीं, कौतुक के लिए है। इन छंदों में काव्य भाषा ऐसे सांचों में कस गई लगती है, जिनसे कोई रूपाकार ग्रहण करके वह निकल नहीं पाती। मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अब तक विकसित और निखरा हुआ ब्रज भाषा का रूप केशव की रचनाओं में तरह तरह से विकृत हुआ है। कवि ने रामचंद्रिका में छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया है, भाषा की लय उतनी ही उपेक्षित हुई है। जबकि हम देख चुके हैं कि रीत काव्य के विकास में लय के भाषा के साथ विलक्षण सहयोग रहा है। उदाहरण के लिए दूसरे प्रकाश का पहला छंद लें। दशरथ की महिमाशाली राजसभा का वर्णन है। आवत जाता राज किलोगा, मूरति धरी मानहु भोगा। यहाँ जात, लोग और भोग के प्रचलित रूपों का छंद के आग्रह के कारण विकृत किया गया, अर्थात पूरे छंद के 9 शब्द में से 3 विकृत हैं। फिर छोटे छंद के चरण होने के कारण
उनमें वाक्य कट गया है और भाषा की लय समाप्त हो गई है। वर्णन की प्रक्रिया यूँ भी विस्तार और ब्यौरे की है, अतः छोटा छंद तो वर्णन के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। दशरथ की राजसभा का ऐश्वर्य इन छंदों में बधी भाषा से व्यंजित नहीं होता। छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशवदास को चाहे जितना रहा हो, पर भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं जान पड़ता। महत्वपूर्ण लाइन है। छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशवदास को चाहे जितना रहा हो, पर भाषा के लय पर उनका कोई अधिकार नहीं जान पड़ता। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। लय के संबंध में कवि की असावधानी उसके शब्दों के चुनाव से भी प्रकट होती है। रामचंद्रिका में तत्सम शब्दावली के साथ प्रचलित शब्दों के विकृत रूप एक विचित्र और असुखद संयोग उपस्थित करते हैं। सरयू नदी का वर्णन है। अति निपट कुटिल गति यद्यपि आप तौ दत्त शुद्ध गति छुवत आप कछु आपुन अध अधगति चलंती फल पतितन कह उधर उरध फलंती। अति कुटिल गति दत्त शुद्ध जैसे तत्सम शब्दों के साथ चलंती फलंती जैसे विकृत रूप भाषा के स्वरूप को एकदम एक रस नहीं होने देते। संस्कृत अपभ्रंश और हिंदी भाषा के ये तीनों स्तर जैसे एक साथ मिला दिए गए हों देती है के लिए दत्त शब्द का प्रयोग तो किसी भी नियम से उचित नहीं ठहरता। केशवदास की बहुचर्चित दुर्बोधता भावों की दुर्बोधता के कारण, नई भाषा की अव्यवस्था के कारण है। शास्त्र को लेकर आचार्यत्व का दंभ उनमें है, अनुभव के प्रति कवि की विनम्रता नहीं है। बिहारी में रीतकालीन भंगिमाएँ बहुत अच्छी तरह देखी जा सकती हैं। शब्दों की तलाश पर विशेष बल है, जिसे दो रूपों में कवि ने बताया है। कुछ शब्दों का ध्वन्यात्मक अनुकूलन करके पी की जगह प्यो रूप दृष्टव्य है, जो केंद्रीय ब्रजभाषा की ओकारांत प्रकृति के अनुकूल है, और कुछ शब्दों में हल्के से प्रत्यय लगाकर सत रहे हैं और सवादिलु जैसे विश्लेषण। बिहारी ने इन शब्द रूपों को नया संस्कार दिया है। ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कवि की यह भाषिक तलाश रीतकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि श्रेष्ठा कहा जा सकता है। बिहारी को रीतकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि श्रेष्ठा कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन। क्षेत्रीय दृष्टि से इसका एक कारण यह है कि बिहारी ने कुछ बुंदेली शब्द रूपों के साथ अपने काव्य में मथुरा आगरा की रूप प्रधान केंद्रीय ब्रजभाषा का प्रयोग किया। भाषा और संस्कृत का अविच्छिन्न संबंध है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि बिहारी के श्रृंगार वर्णनों में ब्रज क्षेत्र की तत्कालीन संस्कृति का केंद्रीय रूप प्रतिफलित हो। बिहारी की नायिका शास्त्रीय ग्रंथों से बाहर अपनी सज्जा, बोली बानी और चेष्टाओं में ठेठ ब्रज की युवती है। राधा कृष्ण की भक्ति और श्रृंगार की जीवंत परंपरा बिहारी के माथुर चतुर्वेदी संस्कार के साथ बड़े सहज भाव में मिल गई है, जिसके फलस्वरूप उनके काव्य में एक ओर काव्यशास्त्रीय अभिप्रायों की श्रृंखला है, दूसरी ओर ब्रज की स्वच्छंद और रसमय जीवन पद्धति है। स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन प्रेम के विविध रूप और साथ ही उपपत्ति तथा जारज संतान के संकेतों से युक्त बिहारी का संसार उनकी भाषा में पूरी तरह से रच गया है। ब्रज की लंबी साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी की रचना उनकी अपनी ही उक्ति स्मरण कराती है। अनियारे दीरक दृगत की किति न तरुनि समान वाचितवनि और कछु जी बस होत सुजान। कविता की भाषा में कैसे भी अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से संज्ञा शब्दों का महत्व निर्विवाद है, पर अन्य तरह के शब्दों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति की बहुत सी भंगिमाएँ संभव होती हैं। छोटे और निर्विकार से दिखने वाले अव्यय शब्द पूरे के पूरे वाक्य में अर्थ को कैसे विकसित करते हैं, या बिहारी की काव्य भाषा में देखा जा सकता है। यहाँ उर्दू शायरी का भाषिक विधान स्मरण आता है, जहाँ ही भी या गोया जैसे छोटे शब्द समूचे अर्थ में गुणात्मक अंतर उपस्थित कर देते हैं। हिंदी कविता में रीत युगीन काव्य से इन आकिंचन अव्यय शब्दों की सृजनात्मक पहचान बढ़ी है। आधुनिक खड़ी बोली कविता के आरंभिक युग में पुनः अव्ययों को अंत्यज की तरह मानकर उन्हें बेगार में डाल दिया गया। मैथिली शरण गुप्त की कविता अव्यय के अपव्यय का बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर खड़ी बोली काव्य भाषा एक स्तर पर मैथिली शरण गुप्त के बाद से लेकर नई कविता तक क्रमशः अव्ययों के उत्तरोत्तर सार्थक प्रयोग का इतिहास कही जा सकती है। बिहारी के अव्यय
ब्रज के समीकरण प्रकृति के कारण बहुत बार संज्ञा शब्द रूप से संश्लिष्ट रहते हैं। और में ही छाहों में भी न केवल इन शब्द रूपों को वरन पूरे के पूरे वाक्य के अर्थ को रूपांतरित कर देते हैं। इसी प्रकार से ई और ऊ का प्रयोग है। कुछ उदाहरणों से ए और स्पष्ट होंगे। और यही राति रमी रति देति करी और प्रभात व चितवनी और कछु जी बस होत सुजान औ भी देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाए वाको अति अनखाहटो मुस्कुराहट बिनु नाई लपट बुझावत विरह की कपट भरे हूँ आई इन दुखिया आखियानों को सुखी सिर ज्यों नाई ही हूँ और भी जैसे सामान्य अव्यय रूपों की तुलना में उनके ये ध्वन्यात्मक रूपांतर ए ओ ऊ ई प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होकर अर्थ को और सघन बनाते हैं। इन दुखिया अखियन को सुख सृज्य नाही में मानव विरणी की सारी वेदना और व्यवस्था अव्यय प्रत्यय ई में संकेंद्रित हो गई है। दूसरी तरह का उदाहरण वह प्रसिद्ध दोहा है, नित प्रति पूर्ण्यो रहे आंगन ओप उजास, जहाँ भी अतिशयोक्ति का स्रोत ई अव्यय प्रवृत्ति उर्दू शायरी अपने भाषिक चुस्ती के लिए विख्यात है। अव्ययों के सार्थक प्रयोग की दृष्टि से गालिब की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हैं। रीत काव्य और उर्दू शायरी की तुलना का यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। जिंदगी यूँ भी गुजर ही जाती, जिंदगी यूँ भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जन्म में कोई मीर भी था। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के प्रधान शब्दों को इन उपसर्ग प्रत्यय अव्ययों की सहायता से परिमार्जित संशोधित करना इस रूप में कि ए उपसर्ग प्रत्यय अव्यय अपना गुणात्मक महत्व विकसित कर लें। आलोचना के मुहावरे में तलाश कहलाएगा, जो हिंदी क्षेत्र की उत्तर मध्यकालीन काव्य भाषा की एक खास भंगिमा देता है। रीत काल में ब्रज भाषा की तलाश के लिए बिहारी ठीक ही विख्यात हैं। बिहारी का विवेचन करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक रूप में दोहा जैसे छोटे छंद को चुना है, जो फिर उर्दू कविता के शेर से तुलनीय है। गज़ल का संपूर्ण विधान स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए इन शेरों से बनता है, जो कि कथावस्तु के स्तर पर एक दूसरे से संबंध होते हुए भी अपनी भाषिक संरचना में अलग है। मध्यकाल में दोहे और शेर का मुक्तक रूप दरबारी परंपरा के काव्य से जुड़ा हुआ है। जिस भाषिक तलाश का अभी उल्लेख किया गया है, उसकी रचनात्मक आवश्यकता बहुत कुछ मुक्तक शैली के इन छोटे छंदों के चुनाव से भी संबंध है। उपसर्ग प्रत्यय अथवा अव्यय जैसी छोटे शब्द या शब्दांशों का महत्व इस संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है कि इन कवियों के छोटे से छोटे शब्द का सही और पूरा सार्थक उपयोग कर लेना था। वे अपनी चरण पूर्ति के लिए इन अपव्ययों को अपव्यय नहीं कर सकते थे। ये दोहा तो रीतकाल के ही कवित्व और विषयों की तुलना में बहुत छोटा है। रीतकालीन कवियों में बिहारी और देव के बीच श्रेष्ठ तर रचनाकार कौन है, इस पुराने विवाद में पड़े बिना भी यह जरूर कहा जा सकता है कि रीतकालीन मनोवृत्ति का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व बिहारी के काव्य में मिलता है। रीतकालीन मनोवृत्ति का संबंध आत्यांतिक रूप में श्रृंगार में नहीं है। इसका अच्छा उदाहरण भूषण का काव्य प्रस्तुत करता है। यहाँ भक्ति काल को लांघ कर रीतिकाल मानो वीर गाथा काल से संपर्कित होता दिखाई देता है। वीर परंपरा का काव्य जिस तरह रीतिकालीन शैली में ढला है, उससे इतिहास में साहित्यिक युगों की परिकल्पना अच्छी तरह प्रमाणित होती है। एक युग में एक ही केंद्रीय मनोवृत्ति बराबर सक्रिय होती दिखाई देती है। भूषण और मतीराम सगे भाई कहे जाते हैं, यद्यपि उनकी काव्य प्रवृत्तियाँ एक दूसरे से अलग हैं। एक की रचना वीर की है, जिससे उस युग के अन्य प्रसिद्ध कवियों में उनकी पहचान अलग बनती है। दूसरे और मतीराम है, जिनमें श्रृंगार की सूक्ष्म परिकल्पना एकदम विशिष्ट है। दोनों रीतिकाल के विभूति हैं तथा दोनों में अलंकार विवेचन की समान प्रवृत्ति है। यूँ वे न केवल वंश परंपरा में भाई वरन रचना परंपरा में भी समगोत्रीय हैं, यद्यपि वर्ण विषय की दृष्टि से वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। भूषण के काव्य में एक ओर अलंकारों
का प्रयत्नपूर्वक नियोजन है, और दूसरी ओर वीर रस की व्यंजना के लिए द्वित्व व्यंजन, मूर्धन्य ध्वनियों और संयुक्त ध्वनियों को खोलकर प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति व्यापक रूप से मिलती है। सामान्यतः संयुक्त ध्वनियाँ वीर रस की व्यंजना के अनुकूल मानी जाती हैं, पर तीखन या रकत जैसे जानबूझकर विकृत किए गए प्रयोगों में कविमानों एक एक ध्वनि पर अलग अलग बल देकर समूचे भाव को अधिकाधिक चित्रोपम बनाना जान पड़ता है। वीर रस के संदर्भ में भूषण द्वारा अमृत ध्वनि का प्रयोग इन परुष ध्वन्यात्मक वृत्तियों का एक संश्लिष्ट रूप है, जो सामान्य रीतिकालीन परिदृश्य पर अपनी अलग स्थिति रखता है। भूषण के चरित्र नायकों में शिवाजी सबसे ऊपर है। शिवराज की वीरता का गान करके कवि ने रीतकालीन संवेदना और हिंदी भाषा के संस्कार को क्षेत्रीय दृष्टि से भी विस्तार दिया है। मध्य देशी कवि का यह अतिरिक्त दायित्व बोध है। लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूरी तरह संबंध रहने पर भी मतीराम का काव्य वैशिष्ट्य जितना प्रगल्भ है, उतना ही संवेदनशील। उनकी काव्य भाषा रीतकालीन संदर्भ में प्रगल्भता और मित कथन का संधि बिंदु है। वर्णन की अतिरंजता रीतकाल के औसत का मिजाज कहा जा सकता है। दूसरी ओर उसी युग में घनानंद जैसा कवि भी हुआ, जो अपने मित कथन के लिए विख्यात है। मतीराम में रीतकाल की सामान्य प्रवृत्ति और उसके अपवाद दोनों एक साथ अवस्थित मिलती है, इसलिए उनके मानवीय प्रणय प्रसंगों के वर्णन अकुंठ है। मध्या का जो उदाहरण कवि ने दिया है, केली भवन की देहरी खरी बाल छवि नयन, काम कलित ही को लहे लाज कलित दृढ़ कौल, कुछ ऐसा ही अर्थ का द्वंद्वात्मक रूप उसकी भाषा में मिलता है। प्रगल्भता और मित कथन का यह दोहरा रूप श्रृंगारिक वर्णन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। एक और मध्य अधीरा की यह तीखी उक्ति है, वलय पीठ तिरवत भुजन उर कंच कंच छाप तितय जाऊ मन भावते चितय बितय बिकाने आप। दूसरी ओर निर्मल अंग दीप्त का नाजुक वर्णन है। बफन हरियों पी सूरत में ती तन ज्योति समीप, केली भवन में रति हु भय धौस के दीप। यहाँ मानव शरीर को उत्सव भाव में अंकित किया गया है। यहाँ जीवन का उल्लास है, पर जो थोड़े ही अति कथन में अश्लीलता की खंडित दृष्टि में बदला सकता था। उल्लास और अश्लीलता का सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण अंतर भाषिक स्तर पर है। बिंब रचना के क्षेत्र में मतीराम ने कुछ प्रयोग बड़े मौलिक और ताजगी लिए हुए हैं। वया संधि का वर्णन एक रीतकालीन रूढ़ि कही जा सकती है। इस रूढ़ि को मौलिक बिंब में संक्रमित कर देना बड़ी रचना क्षमता की अपेक्षा रखता है। ज्ञात यमुना का उदाहरण मतीराम ने इस प्रकार दिया है, कानन लौ लागे मुस्कान प्रेम पागे लागे, लाज भरे लागे लोल लोचन अनंगते, भार धरि भुजनि डुलावति चलति मंद, आवरै ओप उल्हत उरज उतंगते। मतीराम जो वन पवन की झकोर आए, बढ़ के सरस रस तरल तरंगते, पानी अमल की झलक झलकन लागी, काई सी गई है लरिकाई काढ़ी अंगते। सांग रूपक पर आधारित होते हुए भी अपनी अंतिम पंक्ति में यह बिंब इस तरह संपन्न होता है कि सांग रूपक के पेड़ों पर ध्यान न जाकर सौंदर्य वर्णन की अनेक प्रच्छन्न तहें खुल जाती हैं। प्रस्तुत कवित्व के अंतिम चरण में प्रयुक्त श्लेष और यमक भी भाषा प्रयोग में उभरते नहीं, वरन समूचे बिंब में समरस हो गए हैं। रीतकालीन रूढ़ अलंकरण को अतिक्रमित कर जाने में मतीराम के इस बिंब की प्रभावशालिता अच्छी तरह देखी जा सकती है। इसी प्रकार मतीराम की बिंब रचना कहीं कहीं उस स्तर का स्पर्श करती है जहाँ वर्णन का प्रयोग बिंब की तरह है, जो आधुनिक युग में नई कविता की एक विशिष्ट भाषा सिद्धि मानी जाती है। मतीराम के प्रसिद्ध सवैये का वैशिष्ट्य इस प्रक्रिया में समझा जा सकता है, हवे बनमाल हिये लगति अरु हवे मुरली अधरा रस लीजै। वर्णन की दृष्टि से वनमाल का हृदय से और मुरली का अधरों से लगा रहना यथार्थ क्रियाएं हैं, किंतु इन्हीं के बीच से प्रणय प्रसंग का एक अकुंठ पर सूक्ष्म बिंब विकसित होता है। अनुभव की तन्मयता में इसका
ध्यान ही नहीं रह जाता। यह प्रक्रिया का उदाहरण है। यद्यपि सवाइयों के बाद वाला दोहा तो संवेदना के स्तर पर बड़ा अटपटा लगता है। कंत चौक सीमंत की बैठी गांठी जुराए, पेख परोसनी को प्रिया घूंघट में मुस्काए। यह अच्छा है कि रीतिकालीन कवियों के छंद उनके शास्त्रीय विवेचन क्रम के बाहर स्वतंत्र रूप से सामान्य जन की स्मृति में सुरक्षित हैं। मुक्तक काव्य रचना यूँ दरबारी वातावरण की दृष्टि से तो उपयुक्त है ही, कवित्व प्रेमी जनता की सुरुचि के संदर्भ में भी अनुकूल सिद्ध हुई है। ज्ञात यमुना के अंकन में वर्षा के बाद काई को हटाकर जल की निर्मल कांति की झलक मारना, इस बिंब का उल्लेख हुआ है। प्राकृतिक जीवन की ताजगी का ऐसा ही रूप एक अन्य बिंब में भी मिलता है। पी आयो नौ बाल तन बाड़ियो, हरख विलास प्रथम बारी बूदन उठे, ज्यों बसुमती सुवास। पुरुष और नारी के लिए क्रमशः वर्षा के बादल और पृथ्वी के आदिम बिंब का यहाँ एक नई कुशलता के साथ प्रयोग हुआ है। पृथ्वी की सौंधी गंध जैसे समूचे बिंब में परिव्याप्त हो गई है। कवित्व रत्नाकर के रचिता सेनापति की कविता कुछ रीतकालीन प्रवृत्तियों को अच्छे ढंग से विवरित करती है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, फिर से देख लीजिए। सेनापति की कविता कुछ रीतकालीन प्रवृत्तियों को अच्छे ढंग से विवरित करती है। रीतकालीन कवि एक खास ढंग से छंद की लय और गति की साज संभाल पर जोर देते हैं। इसलिए यह ठीक ही है कि प्रक्रिया में वे अनुप्रास, यमक और श्लेष जैसे अलंकारों की अधिक सहायता लें। पर बहुत बार नाच सौंदर्य को चरम मूल्य मानकर इन कवियों ने रचना की, और ऐसी स्थिति में बहुत बार कविता ध्वनियों का खिलवाड़ होकर रह गई है, और फिर कम समर्थ कवियों में यह खिलवाड़ ही प्रधान हो गई। सेनापति ने श्लेष तथा यमक का सजग और घोषित रूप में प्रयोग किया है। इसी से वे अपनी काव्य रचना का वैशिष्ट्य मानते हैं। इस संबंध में गर्वोक्ति करते हुए उन्होंने कहा है, सेवक सेयापति कौ सेनापति कवि सोई, जाकी दोई अर्थ कविताई निर्वाह की। सेनापति के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्लेष का प्रयोग सामान्य काव्य भाषा से एक रस न होकर उसमें ऊपर से जड़ा हुआ चमकता दिखाई देता है। अतः इस काल की संभावना अधिक है कि श्लेष कविता में अभिव्यक्ति के प्रवाह को भंग करे, बजाय इसके कि उसे सघन करे। कविता के लंबे इतिहास में श्लेष के सूक्ष्म प्रयोग भी दिखाई मिलते हैं, पर उसकी संख्या इतनी विरल है कि श्लेष का संबंध चमत्कार से अधिक जुड़ गया है, भाभा की सृजनात्मक क्षमता से उतना नहीं। इसका एक रोचक प्रमाण यह है कि स्वयं विद्यापति के ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध छंद वे हैं जिनमें श्लेष का प्रयोग नहीं है। यहाँ स्मरणीय है कि सेनापति उन विशिष्ट कवियों में है जिन्होंने ऋतु वर्णन को एकांतिक रूप से अपनी कविता का उपजीव्य बनाया। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ग्रीष्म वर्णन के संबंध में कवि का प्रख्यात छंद है। वृषकोत्तरनि तेज सहसो की किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं, तजत धरनी जग जरत झरनी सीरी, छाह कौ पकड़ी पंथी पक्षी बिरमत है। इस कवित छंद में लघु और दीर्घ ध्वनियों का क्रम एक खास ढंग से रखा गया है। सेनापति अपनी कवित्वों की बंदिश के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे ग्रीष्म ऋतु का वातावरण आप से आप बनता है। लघु स्वरों में गर्मी की दोपहरी का सन्नाटा है, और दीर्घ ध्वनियों में उसकी विकरालता। ये दोनों स्थितियाँ एक साथ भाषा की लय से जुड़ी हुई हैं। इसकी तुलना में ग्रीष्म वर्षा के संश्लिष्ट वर्णन में भाषा की कोई लय नहीं बनती, केवल कौतुकपूर्ण वर्णन है। छंद की आरंभिक पंक्ति है, देखे छिति अंबर जलहें चारि ओर छोर। यहाँ जलहें के दो अर्थ हुए, जल ही जल है और जलता है। पहले प्रयोग में जलय शब्द संज्ञा है, दूसरे में क्रिया। इस दृष्टि से ही दोनों प्रयोगों की लय अलग अलग हो गई।
भंग पद यमक की तरह। दाता और सोम के एक साथ वर्णन में संभंग श्लेष का उदाहरण द्रष्टव्य है। नाहि करे थोरी मांगे सब दैन कहाएं। यहाँ श्लेष का मूलाधार पंक्ति पहला अंश है। नाहि करे दोनों अर्थ लेने के लिए स्पष्ट ही इस अंश को अलग अलग आघात के साथ पढ़ना होगा और तब लय का प्रवाह एक रूप होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे संश्लिष्ट प्रसंगों में काव्य भाषा के महत्वपूर्ण तत्व लय का निर्वाह प्राकृत्या बाधित होता है। जहाँ तक अर्थ का संबंध है, श्लेष का अर्थ अधिकतर अभिधेयार्थ होगा। कवित्त रत्नाकर के संपादनकर्ता उमाशंकर शुक्ल की टिप्पणी इस संदर्भ में दृष्टव्य है। कवित्त रत्नाकर की भाषा में अभिधेयार्थ ही प्रधान है। श्लिष्ट कविता के दो अर्थ होते हैं, किंतु वे दोनों ही वाच्यार्थ ही रहते हैं, अतएव वहाँ भी अभिधा ही मानी जाएगी। वस्तुतः मध्यकालीन श्लेष और यमक की अर्थ शक्ति के संदर्भ में सबसे बड़ी सीमा यही है कि वहाँ श्लेष के दोनों अर्थ एक दूसरे से टकराकर उन्हें गहरा और संश्लिष्ट नहीं बनाते, बल्कि एक ही छंद में एक दूसरे से अलग और असंबद्ध रह कर कवि की चतुराई या कौशल को प्रदर्शित करते हैं। दाता और सोम या ग्रीष्म और वर्षा अथवा विष्णु लाल सूर्य तथा रात्रि साथ वर्णित कर देना भाषा के सामान्य धरातल पर कवि कौशल हो सकता है, पर यह वर्णन भाषिक समरसता और प्रवाह तथा अनुभूति के स्तर से बहुत ओछा पड़ता है। यहाँ भाषा अनुभूति की रूप नहीं, खिलवाड़ का माध्यम भर है। रीतिकाव्य का एक बड़ा अंश जिसका उदाहरण प्रस्तुत करता जान पड़ता है, इसलिए यह केवल संयोग नहीं कि सेनापति के ऋतु वर्णन के प्रायः सभी प्रसिद्धि और अच्छे छंद श्लेष या यमक के आश्रित नहीं हैं। देव को सामान्यतः रीतिकाल का श्रेष्ठतम रचनाकार माना गया। हिंदी आलोचना में बिहारी और देव या देव और बिहारी का मूल्यांकन बहुत कुछ तुलनात्मक रूप में होता रहा है और इस अनावरत तुलना का औचित्य काफ़ी सीमा तक समझा जा सकता है। दोनों कवियों की काव्य भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है और उसके साथ दोनों का पूरा तादात्म्य है, पर इस प्रसंग में यह परिलक्षित किया जा सकता है कि ब्रज भाषा के नाच सौंदर्य की परख देव में अपेक्षा अधिक है। बिहारी की भाषिक तलाश और श्रृंगारिक भाव का वैविध्य है, पर दोहों के विधान में उन्हें वह सूक्ष्म लय सृष्टि लय सुलभ नहीं जो देव अपनी कविता और सवाइयों में विकसित करते हैं और जो इसलिए कालांतर में रीत काल के प्रतिनिधि छंद बन जाते हैं। देव के काव्य में अनुप्रास और यमक सर्वत्र तो नहीं पर अधिकतर अलंकार के ऊपरी सजावट के स्तर से गहरे उतरकर भाषिक विधान के अंग बन गए हैं। देव की यह ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। इसका सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य यह है कि कवि का अनुप्रास विधान अपने अच्छे छंदों में कवित्व और या सवाइये छंद की गति और लय के अनुकूल चलता है। देव के वृंदावन विषयक प्रसिद्ध छंद का वैशिष्ट्य इस ध्वन्यात्मक विधान में ही चलता है। हम ही ब्रज वृंदावन मोहि में बसत सदा जमुना तरंग श्याम रंग अवलीन की। देव बेई सुंदर सघन बन देखियत कुंजन में सुनियत गुंजन अलीन की। बंसी वट तट नटनागर नचत मोह में रास के विलास की। मधुर धुनि बीन की भरी रही भनक भनक ताल तानन की। तनक तनक तामय झनक चुरीन की। यहाँ अनुप्रासिक शब्दों की स्थिति और पंक्ति के टुकड़े भरी रही भनक भनक ताल तारन के तनक तनक तामय झनक झुरीन तुरीन झुरीन के जुरीन की कवित्व की यति और लय के अनुकूल चलते हैं। वृंदावन
के रास का संगीत पूरे छंद में उमड़ने लगता है। शब्द अलंकार, अनुप्रास और यमक अलग से ध्यान न खींचकर भाषिक विधान में परिवसित हो जाते हैं। देव की काव्य भाषा में भाषिक तलाश बहुत कुछ वैसे ही मिलती है जैसे बिहारी के दोहे में मिलती है। बल्कि इस प्रकार के बहुत से प्रयोग दोनों कवियों में एक जैसे हैं। एह प्रत्यय जोड़कर बने विश्लेषण ललचैः सिरैः सतर विश्लेषण से बने नामधात सतराई ये अथवा उ अव्यय प्रत्यय के शब्द विधान बहुरीय जीवन प्रवाह की व्यापक अवधारणा के लिए ब्रज भाषा का संक्षिप्त सा शब्द खंड और ऐसे अन्य प्रयोग देव की भाषा के ठेठ और सहज रूप को प्रमाणित करते हैं। व्याकरणिक तलाश की तुलना में जैसा कि संकेत किया गया, ध्वन्यात्मक तलाश देव की काव्य भाषा में अधिक प्रभावशाली जान पड़ती है। करुणा और श्रृंगार के प्रसंग में मूर्धन ध्वनियों का प्रयोग परंपरा से निषिद्ध रहा है, पर देव की ध्वन्यात्मक तलाश में मूर्धन्य ध्वनियों की कठोरता विलीन हो जाती है। संभाव्य विरह के संदर्भ में नायिका के आंसुओं का वर्णन है। ठाठी बड़े खन की बरसै बडर आँखियानी बड़े बड़े आंसुनी। यहाँ सवैये की इस अंतिम पंक्ति में मूर्धन ध्वनियों ठ ढ ढ की 6 बार आवृत्त हुई है। इस कठोर मूर्धन ध्वनियों के अनुशासन कवि ने अपने विशिष्ट ढंग से किया है। ठाड़ी और बड़े के साथ खन रखकर ठाड़ी बड़े खन कवि ने ह्रस्व और अनुनासिक ध्वनियों की सहायता से छंद के ध्वन्यात्मक वातावरण को कोमल बनाया है। इस तरह से बड़ी विशेषण मेरी प्रत्यय जोड़कर फिर आगे विशेष से आँख को आँखियानी बनाकर बडर आँखियानी कवि नेत्रों की करुणा और विवशता को सहज भाव से व्यंजित कर देता है और इस प्रकार आंसुओं के वर्णन के बीच मूर्धन्य ध्वनियाँ जैसे पिघल जाती हैं। बिहारी में ब्रज जीवन के नटखटपन और लग रही का चित्रण अधिक है, जो उनके शब्द चयन और व्याकरणिक चुस्ती के माध्यम से संभव होता है। देव की ध्वनि संबंधी संवेदनशीलता के कारण उनके अच्छे छंदों में कोमलता और तन्मयता का सूक्ष्म वातावरण अंतर्व्याप्त है। ऊपर उद्धृत दोनों छंद जिनमें बढ़िया उदाहरण है। देव में बिंबों का कुशल और संवेदनशील रूप समूचे रीतिकालीन काव्य में उनकी अलग पहचान करा देता है। भक्ति और रीतकालीन कवियों में कृष्ण के श्याम वर्ण का दुर्निवार आकर्षण प्राय एक अभिप्राय की तरह चलता है। देव ने इस आकर्षण भाव को 2 अलग अलग बिंबों में अलग अलग मना स्थितियों के अनुकूल रचा है। दोनों कवि के प्रसिद्ध छंद हैं, यहाँ उनके उत्तरार्ध उद्धृत हैं। लय मखतूल गुहे गहने रस मूरतिवत सिंगार के चाख्यो सांवरे लाल कौ सांवरो रूप में नयनन में कजरा करी राख्यो आँखिन में तिमिर अमावस की रैन जिमि जम्बू रस बुंद जमुना जल तरंग में यों ही मन मोरो मेरो काम कौ ना रहो माई श्याम रंग हउए करी समान्यो श्याम रंग में। यहाँ पहले छंद में गोपी को श्याम वर्ण इतना आकर्षक लगता है कि उसके अपने सारे श्रृंगार को श्याममय बना लिया है। अंततः श्याम के रंग का विस्तार उसके नेत्रों के काजल में संकेंद्रित हो गया है। कवि ने इस बात का संकेत भी दिया है कि श्रृंगार का वर्ण स्वयं श्याम है। दूसरे छंद में कृष्ण के अगाध श्याम सौंदर्य सिंधु में गोपियों की विभोरता का वर्णन है, जहाँ अक्षरों की स्याही सारी सृष्टि में परिव्याप्त हो गई है। यूँ एक अनुभव प्रक्रिया के 2 पक्ष श्रृंगार और भक्ति का वैशिष्ट्य इन छंदों में अलग अलग बिंबों में अंकित हुआ है। यही दोनों के बिंब रचना का अंतर सामने आता है। पहले छंद में श्रृंगार की आधिपत्य भावना व्यंजित हुई है और श्याम रंग को अपने में समो लेने में। दूसरे छंद में भक्ति की तन्मयता और आत्मसमर्पण है। श्याम सिंधु में अपने को डुबो देना है। आधिपत्य और आत्मसमर्पण रीतिकालीन काव्य अनुभव के उभय पक्ष श्रृंगार और भक्ति की ये दोनों मना स्थितियाँ कवि के इन
बड़े सधे हाथों से रचे बिंबों में विकसित हुई है। अनुभव सघनता और लाक्षणिक अभिव्यक्ति, इन दोनों दृष्टियों से रीतकालीन कवियों में घनानंद की विशिष्ट ख्याति रही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्रलभ श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम के पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद की प्रशस्ति में जो प्रसिद्ध सवैया मिलता है, उसमें भी कवि के ब्रजभाषा प्रवीण होने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ने ही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद कौ जानो। सवैये के अंत में घनानंद के संभाव्य पाठक के लिए जिन दो विशेषणों की चर्चा की गई है, वे हैं भाषा प्रवीण और सुछंद। इस प्रकार घनानंद का काव्य वैशिष्ट्य उनके मौलिक स्वच्छंद वृत्ति तथा सृजनात्मक भाषा प्रयोग में से विकसित होता है, और ये दोनों गुण परस्पर एक दूसरे से संबंध है। यह सही है कि आधुनिक काल में संचार के साधन अधिक त्वरित और विकसित होने पर कवियों के प्रतीक और अभिप्रायों की रूढ़ होने की संभावना अधिक हुई है, पर उत्तर मध्यकालीन ब्रजभाषा काव्य के विस्तृत रचना क्षेत्र और लंबे काल में कवियों का अप्रस्तुत विधान और शैली भी कुछ वैसे ही रूढ़ हो चली है, जैसे कि आज छायावादी काव्य के क्षितिज पर्दा, आंसू और नई कविता के खपरेल नाली की चर्चा होती है। रीतिकाल में भाषा के जड़ीभूत होने का उल्लेख तत्कालीन कवि ठाकुर ने बड़े खींच और पीड़ा के साथ किया है। सीख लीनो मीन मिरिक खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। सीख लीनो कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीख लीनो मेर और कुबेर गिरि आनो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कहु बधियत बानो है। डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। रीतकाल की बधी बधाई लीक पर जोड़ी हुई गई उपमाएं या प्रशस्तियां कालांतर में कैसे अर्थ विरहित हो गईं, इसका अच्छा संकेत इस छंद में मिलता है। आधुनिक समीक्षा की शब्दावली में ऐसे जड़ीभूत शब्द प्रयोगों को अपारदर्शी कहा जाएगा, जिनमें से कुछ देखा या अनुभव न किया जा सके, जो सिर्फ पत्थर के टुकड़े या ढेले की तरह हैं, जिन्हें उस जमाने के घटिया कवि काव्य सभाओं में फेंका करते थे। ठाकुर ने ऐसी काव्य रचना को ढेला फेंकना कहकर बड़ा सटीक बिंब दिया है। ऐसे शब्द प्रयोग जिनसे अर्थ की प्रतीति नहीं होती, सुनने या पढ़ने पर चोट ही लगती है। पहली पंक्ति में कहानो कहानी नहीं में निहित तिरस्कार बड़ा गहरा है। यहाँ इस एक शब्द के माध्यम से कवि ने अपने युग के बहुसंख्यक तुक्कड़ों के प्रति घोर व्यंग और वितृष्णा के भाव को व्यक्त कर दिया है। ऐसे रीतकालीन परिवेश में घनानंद को स्वच्छंद भावभूमि का कवि क्यों कहा जाता है, यह प्रस्तुत संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है। मीन मिरिक खंजन कमल नयन के युग में घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे उद्घाटित किया और इस तरह भाषा और तथा अनुभव में अधिक से अधिक समरूपता विकसित की। अपने उपनाम घनानंद से लेकर छंद छंद में फैले बादल और पपीहे के एक बहुप्रचलित अप्रस्तुत विधान को लेकर उन्होंने उसे नए नए बिंबों में ढाला। कवि का प्रसिद्ध छंद कबहुँ वा बिसासी सुजान के आंगन मुँह आंसुअनि लय बरसों, इसका अच्छा प्रमाण है। बादल प्रेमी के आंसुओं को लेकर प्रेमास्पद के आंगन में बरसा दे, यह परिकल्पना मेघदूत के संपूर्ण विधान में भी कुछ जोड़ देती है, और यह स्थिति किसी भी भारतीय कवि के लिए स्मरणीय हो सकती है। भाषा की अनंत अर्थ शक्ति और संभावना को पहचान कर घनानंद ने व्यंग और विनम्रता को मिलाते हुए कहा, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि, तो मेरे कवित्त बनावत। भाषा का अनुभव कैसे रचा जाता है, कैसे प्रशस्त होता है, इसे कवि ने भली भांति समझा था और इसलिए कहा, मोहि तो मेरो कवित्त बनावत। दूसरी ओर रीतकालीन अंधानुकरण की प्रवृत्ति के प्रति ठाकुर के बाद में चल रही इस
जिस वितृष्णा को एक पूरे छंद में व्यक्त किया, प्रेमी प्रेमी कवि घनानंद उसे दो छंदों में कह देते हैं। लोग लोग तो कवित्व बनाने में लगे हैं, मेरा निर्माण तो कवित्वों ने किया है। लोग तुलनीय पहले उद्धृत छंद में ठाकुर का प्रयोग लोगन और लोग में जो तिरस्कार भाव व्यंजित होता है, वह जितना हल्का है उतना ही पैना भी भाषा के इस गहरे स्तर पर पहचान करके कवि ने अनुभव को सूक्ष्मतर रूप में पकड़ा है। वियोग की चरम मना स्थिति में प्रेमी कहना है, मोह गति बूझे परे तब ही जब हो घरी कहूँ आप तेने। अरे यहाँ स्वयं अपने से विलग होने की कल्पना जितनी सूक्ष्म है उतनी ही मार्मिक। योग के भावभूमि पर मानव कविता स्तर को संभव कर दिया हो। घनानंद की स्वच्छंदता उनके बिंब विधान, भाषा प्रयोग और प्रेम की मनाए परिस्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखाई देती है। आधार भाषा के स्तर पर घनानंद की भाषा परंपरागत साहित्यिक ब्रज भाषा से अलग कुछ घनानंद रूप लिए हुए हैं। ब्रज के एकदम ठेठ प्रयोग उनकी भाषा में अपेक्षा अधिक हैं। उदाहरण झरा एकदम बनाए बिल्कुल और ओट पाए उत्पाद ऐसे प्रयोग सामान्यतः पाठक और श्रुति व्याख्याकार दोनों के लिए कभी अर्थबोध की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी ओर कवि के विशिष्ट प्रयोग हैं जिनसे भाषा में नई क्षमता विकसित होती है। अन उपसर्ग लगाकर अनमीच, अनपहचान, अनमोह जैसे नए ढंग की शब्द रचना घनानंद में बहुत जगह मिलती है। इस पंक्ति में अनमीच का प्रयोग बड़ा कलात्मक और सार्थक बन पड़ा है घनानंद सोच महा मरिबे अनमीच बिना जीज जीवे। मन की इस दुहैली दशा का बारीक विरोधाभास अनमीच के बिना उभर नहीं सकता। जैसा पहले संकेत किया गया, बादल और चातक तथा उनके निष्ठुर कोमल स्नेह संबंध की प्रक्रिया का बिंब घनानंद के समूचे कृतित्व में पर्याप्त है। वियोग में उपलब्ध आनंद का यह स्वरूप, जिसे आधुनिक कवि प्रसाद ने आंसू में विविध मना स्थितियों के बीच से विकसित किया है, कवि के उपमान घनानंद में आकर जैसे केंद्रीभूत और घनीभूत हो गया है। तुलसी ने भक्ति के संदर्भ में विशेषता दोहावली में जातक और घन के रूपक को प्रस्तुत किया है, पर उनका प्रयोग काव्य भाषा के धरातल पर उतना नहीं जितना कि व्यवहारिक दृष्टांत के रूप में है। घनानंद प्रेम और विरह की अनेक मना स्थितियों में बार बार नए सिरे से इस बिंब को रचते हैं, इसलिए पुनरावृत्ति या एक रसता का खतरा नहीं रह जाता, बल्कि मुक्तक रूप में लिखे गए अलग अलग छंद इस एक बिंब में आकर परस्पर जुड़ जाते हैं और फलतः इस बिंब में एक विराटता का आयाम विकसित हो जाता है। प्रेमी की कामना की बादल उसी के आंसू लेकर उसके प्रिय के आंगन में बरसा दें। कवि की इस परिकल्पना का उल्लेख पहले किया गया है। एक अन्य छंद में तो कवि ने बड़ी कुशलता से सुजान को घनानंद और अपने को चातक बनाकर प्रेमी युगल की अद्वैतता प्रदर्शित की है। चाहे प्राण चातक सुजान घन आनंद को, दया कहु काहु कौ परे न काम कोरसों। ऐसी ही स्थिति के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता है। घनानंद आचार्य शुक्ल के प्रिय कवियों में हैं। इसका कुछ कारण यहाँ समझ में आ जाता है। आश्रय और आलंबन की एकता की भावभूमि में आकर कवि वाचलता से मौन की ओर उन्मुख हो, यह स्वाभाविक है। घनानंद ने मौन की महिमा को पहचाना है और यह जानना रोचक लग सकता है किस
जिस तरह उन्होंने मौन के भाव को एक कारुणिक रूप में नहीं वरन एक दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया, कुछ उसी तरह से आधुनिक कवि अज्ञेय के परिवर्ती रचनाओं में मौन को अव्यंजना के रूप में ग्रहण किया गया है। उनकी कृति आंगन के पार द्वार की पहली कविता की मुख्य वस्तु यही है, बड़बोलेपन के समक्ष मौन की सार्थकता। और यह विषय वस्तु विकसित होते होते संकलन के अंतिम लंबी कविता असाध्य पीड़ा में निष्पन्न होती है। यहाँ मौन एक और दार्शनिक अनुभव तो दूसरी ओर काव्य भाषा की सृष्टि से मित कथन रीतकालीन काव्य की सामान्य भंगिमा ऊहा और अतिशयोक्ति की मानी जाती है। उसके बीच घनानंद का मित कथन जितना प्रीतिकार है उतना ही विस्मयजनक भी। उनके काव्य में मौन की ही कथा और मौन में पुकार गहरे स्तर पर अंतर्व्याप्त है। व्याकरणिक स्तर पर अनुपसर्ग के नए ढंग के जैसे प्रयोग और सृजनात्मक स्तर पर मौन का महत्व घनानंद को रीतकालीन परिवेश से आगे की स्थिति में ले जाते हैं। न उनमें रीतकाल की मीन मृग खंजन कमल नयन है, न ही जस और प्रताप को कहानो, और शायद इसलिए उनका कृतित्व रीतकाल की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से एक है। रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य के रूप में भिखारीदास की गणना होती है। भिखारीदास सजग और सतर्क रचनाकार हैं। उनकी स्पष्ट और घोषित महत्वाकांक्षा कविता के पक्ष में है। आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, पर यह एक करुण व्यंग्य है कि सजगता और सतर्कता कविता के हित में नहीं है, आचार्यों के हित में भले हो। इसलिए फिर से देख लीजिए, ये स्पष्ट नहीं हुआ होगा। आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, पर यह एक करुण व्यंग्य है कि सजगता और सतर्कता कविता के हित में नहीं है, आचार्यों के हित में भले हो। इसलिए वे रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कहे जाते हैं, अंतिम प्रसिद्ध कवि नहीं। अपने ग्रंथ काव्य निर्णय के आरंभ में दास ने ब्रजभाषा प्रयोग के संबंध में लिखा है, ब्रजभाष हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो, ऐसे कवित्व की बानी हूँ सो जानिए। यहाँ आचार्य ने प्रायः 300 वर्षों की ब्रजभाषा काव्य परंपरा को समझते हुए काव्य निर्णय का रचनाकाल 1746 ईस्वी है, इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है कि किसी व्यापक काव्य भाषा में रचना करने वाला कवि आवश्यक नहीं कि स्वयं उसी क्षेत्र का निवासी हो। काव्य की परंपरा विकसित होने पर इतनी पुष्ट हो जाती है कि मौखिक रूप के अतिरिक्त उसे साहित्यिक रूप में भी सीखा और ग्रहण किया जा सकता है। भिखारीदास अवध के रहने वाले थे और उनकी उक्ति बहुत कुछ अपने काव्य प्रयत्नों के औचित्य सिद्ध करने के लिए भी हो सकती है, पर इस तरह तो हर कवि द्वारा लिखी हुई आलोचना अंततः आत्मरक्षा और आत्म अस्पष्टीकरण का ही साधन होती है। भिखारीदास के उपयुक्त भाषा लक्षण से मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की काव्य भाषा के स्वरूप में अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस समूचे क्षेत्र में वीर गाथा काल के चंद्रबरदाई से लेकर आधुनिक कवि अज्ञेय तक काव्य भाषा की एकता बराबर रही है। हर युग के कवियों ने एक स्वीकृत परिनिष्ठित काव्य भाषा को अपनाया, भले ही वे उसके आधार क्षेत्र के निवासी हों या न हों। चंद राजस्थान के थे और कबीर रमते साधु संत होने पर भी मूलतः भोजपुरी कहे जाते हैं, भोजपुरी के क्षेत्र के थे, पर दोनों की रचना ब्रजभाषा या ब्रजभाषा खड़ी बोली के समन्वित रूप में जो उस समय काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, उससे कुछ पूर्व खड़ी बोली में काव्य रचना हो रही थी। दक्कनी के सूफी कवि अमीर खुसरो और स्वयं कबीर का काव्य जिसका प्रमाण है। इनमें से दक्कनी कवियों की रचनाएं हिंदी उर्दू की सम्मिलित काव्य भाषा के आरंभिक रूप का प्रमाण है। यद्यपि अपने छंद विधान अप्रस्तुत योजना आदि के कारण वे हिंदी के व्यापक काव्यधारा की अंग नहीं बन पाई हैं। मध्यकाल में अधिकतर से ब्रजभाषा और अंशतः अवधी का प्रयोग होता है। आधुनिक काल में भारतीय से काव्य भाषा का आधार फिर बदलता है और ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली प्रतिष्ठित होती है। भारतीय ने स्वयं मध्यम मार्ग अपनाया। कविता उन्होंने पारंपरिक ब्रजभाषा में लिखी गद्य को नई चेतना के साथ उतनी खड़ी बोली में अभिव्यक्त हुई है। भाषा और संवेदना, इन दोनों दृष्टियों से भारतेंदु में उस युग की संक्रांति अवस्था को अच्छी तरह देखा जा सकता है। भारतेंदु का काव्य प्रायः मध्यकाल की ओर देखता है और उनका गद्य आरंभिक चेतना को रूपायित करता है। हिंदी काव्य भाषा की इस अनवरत विकास प्रक्रिया में हम पाते हैं कि कबीर ने जनभाषा के प्रवाह और शक्ति की ओर संकेत किया था और उसका रचनात्मक उपयोग किया था। 3 शताब्दियों बाद भिखारीदास तक आते आते प्रवाह में उतना गति नहीं रहती। अब भाषा को एक स्थिर माध्यम के रूप में देखकर उसकी जांच पड़ताल हो रही है। निरक्षर कवि से लेकर अद्वैत आचार्य तक की यह भाषा यात्रा है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि भिखारीदास में रचनात्मक कम और वर्गीकृत अलंकारों का प्रदर्शन अधिक हो। उनका अधिकांश का पारंपरिक उपमानों का अभ्यास है। शास्त्र रचना होने के कारण या इस प्रकार के काव्य की एक अंतर्निहित सीमा
कही जा सकती है, पर रचना की कसौटी अंततः रचना है, उसमें किसी प्रकार की छूट मुमकिन नहीं। भिखारी दास की अलंकार योजना का एक प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है छंद के प्रथम और अंतिम चरण के रूप में। अलक प अलिवृंद भाल प अरघ चंद भूप्र धनु नयनी पर वारो कंज दलमय अचल नितंबन पर जंघनी कदली दखम्ब बाल पग तलवारो लाल मखमल मैं। यहाँ छंदों में लगता है कि शरीर रचना बिल्कुल विलुप्त हो गई, सिर्फ अलंकार ही अलंकार देखते हैं। कवि की इस प्रवृत्ति से खींच ही रही आनंद ही अरविंद न फूल्यों वाले छंद को लेकर आचार्य शुक्ल ने व्यंग किया है। इसे संकट में पड़ी हुई नायिका शायद ही कहीं दिखाई पड़े, और तब समझ में आता है कि संकट अकेले नायिका का नहीं, कविता का भी है। भिखारी दास यदि रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य है, तो पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि। पद्माकर के काव्य में रीतकाल की सभी विशेषताओं का समारोह हो जाता है। भाषिक तलाश, ध्वन्यात्मक संवेदनशीलता, लय विधान कोमल, श्रृंगार भावना और हल्की विलक्षणता, पर इसके बावजूद कोई भी एक विशिष्टता उनके कृतित्व में घनीभूत हो नहीं पाती। जैसे बिहारी में विशिष्टता, देव में तन्मयता, मदिराम में कोमल श्रृंगार भावना, या कि घनानंद में लाक्षणिक शैली। इसलिए पद्माकर रीतकाल के सर्वाधिक प्रिय कवियों में तो हैं, पर उनका अपना कोई वैशिष्ट्य उभर नहीं पाता। उनकी कोई यदि एक विशेषता कही जा सकती है तो सीधी सादी चित्रमयता, जो कवियों के सूक्ष्म और जटिल बिंब विधान से अलग है। यह चित्रमयता उनके प्रकृति वर्णन में भी है। आवरे रस, आवरे रीति, आवरे रास, आवरे राग, आवरे रंग, आवरे तन, आवरे मन, आवरे बन गए हैं। और चेष्टा वर्णन में भी, नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर अइहें खेलन होरी। ठीक, एक साथ एक संग धाय नंदलाल और गुलेल दो दुर्गन गए जुभरि आनंद मढ़े नहीं। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आखिन ते कड़ियो अबीर पे अहीर तो कड़े नहीं। और यही उनकी व्यापक आकर्षक का कारण भी है। पद्माकर में श्रृंगार भक्ति और वीर रस के विविध और सच्चे रंग है, पर रीति शैली सर्वत्र एक जैसी खिली है। भक्ति काल में अनुभव की समरूपता तरह तरह के कवियों को एक साथ लाती है। रीति काल में यह जोड़ने का दायित्व काव्य शैली का है। एवं भक्ति काल और रीति काल में परस्पर विरोध उतना नहीं है जितना एक दूसरे के पूरक है। रीति काल में परिवार के जीवन का समग्र चित्रण एक साथ नहीं हुआ, तो उसके अलग अलग पक्ष उकेर दिए गए। रीतकालीन कविता का विकास ब्रजभाषा के विकास से अभिन्न हो गया। न सिर्फ भाषिक स्तर पर, वरन राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र की संस्कृत के मध्यम रूप में भी। उत्तर मध्यकालीन ब्रजभाषा के विकास क्रम में यह बात आसानी से परिलक्षित की जा सकती है कि काव्य भाषा के सामान्य रूप में बहुत से उपमान और प्रतीक क्रमशः रूढ़ होते गए। रीतकाल में ठाकुर जब अपने अनेक समकालीनों के प्रति संकेत करते हुए खींच और व्यंग के तीखे स्वर में कहते हैं, सीख लीनो मीन मिरिक खंजन कमल नयन, तो उनकी कठिनाई समझ में आती है। यह कारण नहीं था कि भारतीयों तक आते आते काव्य भाषा रूप में ब्रजभाषा की क्षमता छींच जाती है और नई शक्ति संभावना के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ होता है। यही हिंदी काव्य भाषा की असाधारण सुविधा रही है कि अपने लंबे विकास क्रम में एक आधार पर चुकने पर वह दूसरे आधार को स्वीकार कर लेती है। यूँ यह भी इतिहास का तथ्य है कि ठाकुर के मीन मिरिक खंजन कमल नयन की ही तरह प्रवृत्ति छायावाद के प्रतीक और उपमान कालांतर में रूढ़ हो जाते हैं और आवृत होने लगती है। कबीर और सूर्य से आरंभ हुई ब्रजभाषा कैसे विकसित और समृद्ध हुई, फिर कैसे उत्तर रीतकाल में वह जड़ और स्थिर हो गई, इसका एक रोचक साक्ष्य इस काल के आचार्य कवि भिखारी दास में मिलता है, जिन्होंने काव्य भाषा में कोई नई क्षमता विकसित नहीं की, परंतु अपने काव्य निर्णय के आरंभ में ही काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा प्रयोग की शास्त्रीय व्याख्या की है। संत कबीर के समय से पहले बहते नीर की तरह भाखा मानो आचार्य भिखारी दास तक आते आते कूप जल में परिणत हो गई। रीतिकालीन काव्य भाषा में बहुत बार अप्रस्तुत विधान सब भाषा का अंग नहीं बन पाता, उसका अस्तित्व अलग ही बना रहता। इसके विपरीत बिंब की प्रकृति है कि वह सामान्य काव्य भाषा में परिवर्तित हो जाता है। रीतकालीन काव्य की बहुत सा अंश तो किन्हीं शास्त्रीय लक्षणों के उदाहरण में लिखा गया। इसी स्थिति में अलंकारों के सजग और यत्नज प्रयोग उसमें स्वभावतः अधिक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अलंकार विधान में प्रयुक्त अप्रस्तुत दोनों के संबंध में साथ साथ कथन होने के कारण कवि का कौशल ऊपर उभर कर अधिक आ जाता है। बात और भाषा का भेद नहीं हो पाता, पर बिंब समग्र रूप से रचे जाने के कारण और अप्रस्तुत पर ही अधिक आधारित होने
से अपेक्षा आसानी से काव्य भाषा के प्रवाह में घुल मिल जाते हैं। रीतकालीन काव्य भाषा में बिंब प्रयोग कम और अलंकार विधान अधिक है। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा के छिजने का यह मुख्य कारण है, क्योंकि अलंकरण का विकास भाषा की सहज स्वाभाविक शक्ति की कीमत पर होता है, जबकि प्रत्येक बिंब अपने में विशिष्ट विधान होने के कारण आवृत नहीं होता और इसलिए उसके प्रयोग की काव्य भाषा समृद्ध होती है, क्षरित नहीं। मध्यकालीन काव्य भाषा में ब्रजभाषा का आधार सबसे अधिक समय तक प्रायः 300 वर्षों तक अनवरत परंपरा और सबसे अधिक क्षमता के साथ प्रयुक्त हुआ है। 1676 ईस्वी के आसपास लिखे गए ब्रजभाषा के व्याकरण में मिर्जा खां का कहना है, भाषा विशेषता ब्रज प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्र से संबंध है। इस प्रसंग में वे आगे कहते हैं, संस्कृत और प्राकृत को छोड़कर भाषा में अन्य सभी बोलियां समाहित हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि मिर्जा खां के लिए हिंदी और भाषा शब्द समानार्थक हैं और वे ब्रजभाषा नहीं केवल भाषा कहते हैं। मिर्जा खां को भाषा सभी भाषाओं में सर्वाधिक क्षमतावान जान पड़ती है। उनकी दृष्टि में अलंकृत काव्य के लिए यह सबसे उपयुक्त भाषा है। साथ ही प्रेमी और प्रेमिका की प्रशंसा गायन के लिए भी यह अधिकतर कवियों और सुसंस्कृत व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है और उपयुक्त होती है। द ग्रामर ऑफ ब्रजभाषा यहाँ अंतिम संदर्भ स्पष्ट हो रीतकालीन श्रृंगारिक काव्य के लिए है। ब्रजभाषा का प्रयोग मध्यकाल में इतने विस्तृत रूप में हुआ कि इसके कई कारण हैं। एक तो सौरसेनी, प्राकृत और अपभ्रंश का सर्वाधिक दाय ब्रजभाषा का सुरक्षित रहा, इसलिए ग्रिसन ब्रजभाषा को साहित्यिक हिंदुस्तानी की तुलना में पश्चिमी हिंदी का श्रेष्ठ प्रतिनिधि मानते हैं। भारत का भाषा सर्वेक्षण में इन्होंने यह बात उल्लिखित किया है। सौरसेनी अपभ्रंश से सीधे विकसित होने के कारण ब्रजभाषा में ध्वन्यात्मक लालित्य भी अधिक माना जाता है। फिर समूचे उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े होने के कारण ब्रजभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। एक सीमा के बाद तो ब्रजभाषा में लिखने का अर्थ हो गया राधा कृष्ण संबंधी काव्य की रचना और राधा कृष्ण संबंधी लालित्य भाव का ब्रजभाषा के ध्वन्यात्मक लालित्य से अभेद हो गया। यहाँ तक कि उर्दू के कवि भी बराबर अपनी काव्य भाषा में मृदुता और लालित्य विकसित करने के लिए ब्रजभाषा के शब्दों विशेषता औकारांत आज्ञा अनुरोधार्थक क्रिया रूपों मेरा सलाम कहियो का प्रयोग करते रहे। ब्रजभाषा और उर्दू काव्य भाषा के अंतः संपर्क का विश्लेषण वस्तुतः अपने में एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। नामवाची शब्दावली की दृष्टि से ब्रजभाषा अपने विकास में तत्सम की अपेक्षा तद्भव की ओर उन्मुख होती गई। यह कहना वस्तुतः एक सामान्य तथ्य की ओर संकेत करना और एक सामान्य सिद्धांत का समर्थन करना ही होगा। यूँ बिना पूरे आंकड़ों के इस संबंध में अंतिम रूप से कुछ भी कहना न्याय नहीं है, पर इतना अनुमान किया जा सकता है कि सूरदास से लेकर सेनापति देव पद्माकर तक काव्य भाषा के गठन में तद्भव का महत्व बढ़ा है। इसका कुछ कारण भक्तिकाल की अध्यात्म परक संस्कृत शब्दावली के स्थान पर रीतकाल की ऐहिक जीवन से संबंध तद्भव शब्दावली का आना है। ब्रजभाषा अध्यात्म से आरंभ होती है और शरीर के अनुभव में संपन्न होती है। यूँ दोनों अनुभव स्तर बराबर संश्लिष्ट भी होते रहते हैं। समूची मध्यकालीन काव्य भाषा अपने श्रेष्ठ रूप में मूलतः तन्मयता के अनुभव को विकसित करती है। या तन्मयता चाहे भक्त भगवान संबंध की हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका संबंध की। उस युग के अधिकांश समाज के लिए तनाव न भाषा में था न जिंदगी में। मध्यकालीन काव्य भाषा में जो एक तान्यता की स्थिति मिलती है, उसका एक कारण यह तनाव का न होना है, पर कभी कभी हमें एक तान्यता की प्रतीति एक रस्ता की सीमा तक पहुंचा देती है। रीतकाल में ऐसे अनुभव कई बार होता है। वाक्य भंग, असाधारण और साहसिक शब्द प्रयोग, परस्पर विरोधी भाषिक वातावरण का आमना सामना कर इस युग की विशेषताएं नहीं है ना हो सकती हैं। मध्यकालीन काव्य भाषा अपने परिष्कृत शब्द चयन, शांत लय और सापाठ्य मात्रिक छंद के प्रयोग से पहचानी जाती है, जहाँ धीरे धीरे तन्मयता की मना स्थिति विकसित होती है, जो उस युग की ब्रजभाषा की लक्षण बन गई है। 19वीं शताब्दी के संघर्ष और तनाव के साथ इस तन्मयता का मेल कहीं नहीं खा सकता। भारतीयों ने कुछ समय तक तनाव और तन्मयता के साथ साथ ले चलने की कोशिश की। तनाव खड़ी बोली के गद्य में, नाटकों और पत्रकारिता में तथा तन्मयता ब्रजभाषा के कवित्व, सहयोग और पदों में, पर यह स्थिति स्वभावतः अधिक दिन नहीं चल सकती थी। अंततः खड़ी बोली समग्रता काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उसके साथ साथ हिंदी क्षेत्र में नई शक्ति और चेतना का उदय हुआ। यहाँ एक रोचक तथ्य यह परिलक्षित किया जा सकता है कि उर्दू काव्य भाषा का आधार तो पहले से ही खड़ी बोली चली आ रही थी, पर इसके बावजूद उत्तर मध्यकालीन सामंती विलासिता के वातावरण में उर्दू काव्य बहुत समय तक छटपटाता रहा और अब तक उससे पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका है। हिंदी काव्य भाषा ने क्योंकि अपना
आधार ब्रजभाषा को छोड़कर फिर खड़ी बोली को कर लिया, इसलिए उसका पुनर्वार कायाकल्प संभव हो सका। हिंदी भाषा की बहुजनपदी प्रकृति उसे कैसी शक्ति देती रही है, यह इसका अच्छा प्रमाण है। इस प्रकार हमारा रीतकाल समाप्त होता है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अभी हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के बाद इसकी हम प्रॉपर नोट्स लाएंगे, जिसको हम और अच्छे से देखेंगे। जय हिंद साथियों।